तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं और आज प्रैक्टिस सेट हम 4 करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपके पेपर के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट थी वो मैंने सभी बना दी है, तो आप जाके जरूर से जरूर प्लेलिस्ट चेक करें भाई। क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, जनसंचार का कौन सा माध्यम सर्वे माध्यम नहीं है? तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र या टेलीविजन। जो भी समाचार पत्र है, ठीक है, जनसंचार का सर्वे माध्यम नहीं है। समाचार पत्र क्या है? जनसंचार का दृश्य माध्यम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि जो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन है, ये जनसंचार का क्या है? सर्वे माध्यम है भाई। अगला है, सर्वे माध्यम और दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यमों को एकीकृत रूप में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया या विकिपीडिया। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम कहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट, टीवी, रेडियो, दूरदर्शन आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन क्या है? गलत है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है। आगे देखते हैं, इससे साक्षर लोग ही प्रत्यक्ष लाभान्वित हो पाते हैं। आजादी के पूर्व पत्रकारिता जन सेवा थी, आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया है। तो बी, सी और डी हमारे सही है। गलत पूछे हैं तो भाई गलत ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। आगे, जन संचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? फिर गलत बताना भाई। गलत और जो सही है उस पर थोड़ा आपको फोकस करना है, इससे ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर में। तो देख लेते हैं गलत जो है, मुद्रण माध्यम की उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल सही है। रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। आगे देखते हैं, भारत के अधिकतम भागों में रेडियो की पहुंच है। बिल्कुल है। रेडियो ग्रामांचल की क्रय शक्ति के अनुरूप है। तो भाई डी भी सही रहेगा अपना। गलत बताना है तो बी आंसर क्या है? गलत है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर सही रहेगा। दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फिर गलत बताना है दूरदर्शन के संबंध में। तो कौन सा गलत है? यह है दृश्य श्रव्य माध्यम है। बिल्कुल है भाई। यह समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। बिल्कुल है ये भी। यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है दूरदर्शन। आगे देखते हैं, समाचार के साथ चित्रों के प्रसारण से समाचार की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा है तो सी क्या अपना गलत रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। आगे, समाचार संपादन का आयाम नहीं है। जो समाचार संपादन है इसका आयाम क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो समाचारों का चयन, संशोधन, परिमार्जन, सुरुचिपूर्ण प्रस्तुतिकरण या घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना। तो समाचार संपादन का आयाम नहीं है। तो क्या नहीं है? डी नहीं है भाई। जो समाचार संपादन है वो घटना की जांच करके दोषियों को दंड नहीं देता है। तो डी आंसर सही रहेगा। आगे है, न्यूज डेस्क का प्रभावी कौन होता है? तो कौन होता है? समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक या प्रधान संपादक। तो समाचार संपादक होता है भाई। ए आंसर अपना सही है। आगे है, किसी पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? देख लेते हैं क्या कहते हैं। डमी, स्टोरी, स्लग या कॉपी। तो उसको डमी कहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहेंगे? आमुख, लीड, लीडर या स्टोरी। तो उसको भी लीड कहेंगे। ठीक है, बी आंसर सही रहेगा अपना। आगे है, समाचार प्रथम अनुच्छेद डैश कहा जाता है। समाचार का प्रथम अनुच्छेद डैश कहा जाता है। तो क्या समाचार, लीड, स्टोरी या आमुख। तो उसको क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं प्रथम अनुच्छेद को।
आगे है समाचार निर्माण में प्रूफ रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जो प्रूफ रीडिंग है इसके संबंध में गलत कथन हमें बताना है कौन सा है। प्रूफ रीडिंग को संबंधित भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रूफ संशोधन के संकेत चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग बहुत रोचक काम है। आगे देखते हैं, प्रेस एक्टर का ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो सी आंसर क्या है, गलत रहेगा प्रूफ रीडिंग के संबंध में, और गलत ही पूछा था तो इसलिए अपना सी आंसर सही है। आगे प्रूफ संशोधन में चिन्ह यानी हैज का क्या आशय है, तो क्या है, हटा दे, स्पेस डाले, मिटा दे या उद्धरण दे भाई। तो क्या है भाई, स्पेस डाले, बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे है रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रेडियो समाचार की समय अवधि असीमित होती है, रेडियो समाचार की पूछ रखी है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, रेडियो समाचार को हर श्रोता वर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य है, बिल्कुल सही है। तो क्या गलत है इसमें, तो जो सी है ये गलत है रेडियो समाचार के विषय में। ठीक है, रेडियो पत्रकारिता के विषय में क्या है, ये गलत है। रेडियो समाचार की समय अवधि असीमित होती है, ये क्या है, गलत है इसके विषय में, यानी सही आंसर अपना सी रहेगा। आगे है रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केंद्र का नाम, कार्यक्रम प्रसारित होने वाले समय का नाम, प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का नाम उल्लेख, ठीक है, या डी कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। तो भाई कार्यक्रम का विस्तृत विवरण क्या है, रेडियो उद्घोषणा में शामिल नहीं होता है। तो डी आंसर अपना क्या है, इसके विषय में गलत है, और सही आंसर अपना डी ही रहेगा, क्योंकि रेडियो उद्घोषणा में जो शामिल नहीं है वो पूछ रखा है। 15वां क्वेश्चन है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, रेडियो नाटक के संबंध में गलत कथन पूछा है। तो देखते हैं, यथासंभव अधिक पात्र रखना। आगे देखते हैं, पात्रों की पहचान रेडियो पर उनकी आवाज से होती है, बिल्कुल होती है। लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। रेडियो नाटक में वाल संगीत का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। तो जो पहला है यही रेडियो नाटक के संदर्भ में गलत कथन है, यानी ए आंसर अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है, बिल्कुल होती है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है। आगे देखते हैं, इसमें मानवीय संवेदना का झंकृत करने की शक्ति पैदा की जाती है, बिल्कुल सही है। आगे है, यह न तो समाचार लेखन है न विशुद्ध रचनात्मक लेखन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई क्या गलत है फीचर लेखन के संबंध में, तो जो बी है ये क्या है, गलत है। फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित होता है, ये फीचर लेखन के संबंध में गलत कथन है, यानी अपना बी आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है इसमें भी, जो रिपोर्टाज के संबंध में गलत है। तो देखते हैं, इसमें कहानी के तत्व होते हैं पर कहानी की कल्पनाशीलता नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका आधार आंखों देखी घटना या दृश्य होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है। आगे देखते हैं, इसमें फोटोग्राफी के गुण होते हैं, अर्थात शब्दों के जरिए फोटोग्राफी, बिल्कुल सही है। तो भाई जो सी है ये क्या है, गलत है। रिपोर्टाज का आकार सीमित नहीं होता, ये कथन रिपोर्टाज के बारे में सही नहीं है, यानी क्वेश्चन से अपना बिल्कुल सही है। आगे है, दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है, तो कौन सी नहीं है देखते। 18वां क्वेश्चन है, भाषा सरल सहज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है भाई, ठीक है ये भी। समाचार यथासंभव संवाद शैली में लिखे जाते, बिल्कुल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो भाई वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए, ये समाचार दूरदर्शन समाज जो दूरदर्शन समाचार है इसकी भाषिक विशिष्टता नहीं है, डी आंसर अपना सही रहेगा। आगे, दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में कहते हैं, तो क्या कहते हैं हिंदी में भाई स्क्रीन प्ले को, कथा लेखन, पटकथा लेखन, फीचर लेखन या विज्ञापन लेखन। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे, इसको
पटा सॉरी पटकथा लेखन कहेंगे। स्क्रीन प्ले को क्या कहेंगे? पटकथा लेखन कहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में पटकथा लेखन कहते हैं भाई। और जो पटकथा है ये किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा होता है। ठीक है, काफी बार ये पेपर में पूछा भी जा चुका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वृत्त वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में किसकी प्रधानता होती है? तो किसकी प्रधानता होती है? भाव की, विचार, कल्पना, तथ्य। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। वृत्त डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में जो आलेख है इसमें तथ्य की प्रधानता होती है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 21वां, वृत्त चित्र और नाटक के समन्वित रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? डॉक्यू ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा या टेली ड्रामा। तो इसको भाई वृत्त चित्र और नाटक के समन्वित 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 रूप को डॉक्यू डॉक्यू ड्रामा कहते हैं। क्या भाई? डॉक्यू ड्रामा कहते हैं। ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई कौन सा कथन गलत है विज्ञापन की भाषा के विषय में? तो देखते हैं। भाषा विश्वसनीय हो। क्या भी भाषा विश्वसनीय हो? बिल्कुल सही। साहित्यिक भाषा हो, भाषा आकर्षक हो, सही है। हर विज्ञापन एक पूर्ण बिक्री बातचीत, तो बिल्कुल सही है। तो साहित्यिक भाषा हो, ये क्या है? गलत है विज्ञापन की भाषा के विषय में, यानी बी आंसर सही रहेगा अपना। साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, यानी जो गलत है वो बताना साक्षात्कार के संबंध में। तो देखते हैं। यह पत्रकारिता की आधुनिक विधा, ठीक है। इसे प्रेस इंटरव्यू भी कहते हैं, सही है। इसे इससे किसी समाचार को प्रमाणिकता मिलती है, बिल्कुल सही। साक्षात्कार समाचार की जीवंतता में बाधक है। समाचार साक्षात्कार समाचार की जीवंतता में बाधक है, यही क्या है? गलत है साक्षात्कार के विषय में, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारदाता, ठीक है, साक्षात्कारदाता में कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा गुण अनिवार्य नहीं होता है? तो प्रत्युत्पन्नमति, स्पष्टवादिता, तार्किकता या मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट क्या है? ये जरूरी गुण नहीं होता है। ठीक है, डी आंसर सही है। आगे है, संपादकीय लेखन में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई? 25वां क्वेश्चन है, संपादकीय में संपादक निजी विचारधाराओं को प्रस्तुत करता है। देखते हैं भैया आगे। संपादकीय का उद्देश्य समाचार पत्र की विचारधारा को प्रस्तुत करना, ठीक है। यह संपादकीय संपादक का निजी पृष्ठ होता है। संपादक व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों की अभिव्यक्ति करता, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो गलत ए ऑप्शन है। तो भाई ए आंसर अपना गलत रहेगा संपादकीय लेखन के विषय में, यानी ए आंसर सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी को कहा जाता, तो क्या कहा जाता है? साहित्यिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, सैद्धांतिक हिंदी या मानक हिंदी। तो कामकाजी हिंदी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है इसमें से? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा या मधुमालती। जो मधुमालती है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है? मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की रचना है। और 1545 में ये प्रकाशित हुई थी मधुमालती में। और जितनी भी रचनाएं हैं, एक आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है भाई। ठीक है। और जो पद्मावत है जायसी जी की रचना, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 57 खंड में पद्मावत जायसी के प्रसिद्धि का कारण है। ठीक है। और जो जायसी है निर्गुण भक्ति सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई दोहा चौपाई में लिखित पदों को? रमेणी, पद, बावनी या साखी। तो रमेणी कहते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और कबीरदास जो है इनके बीजक में साखी शब्द एवं रमेणी 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित थी भाई।
कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो सुंदरदास ने, धर्मदास ने, मलुकदास ने, रविदास ने। तो भाई कबीरदास जी है, इनकी वाणी का संग्रह इनके ही शिष्य धर्मदास ने किया था। बी आंसर बिल्कुल सही है। और इस संग्रह का क्या नाम था? बीजक था। क्या था? बीजक नाम था। और बीजक के 3 भाग किए थे, त्रैमासिक, शब्द और साखी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन्होंने लिखा है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। काफी बार पेपर में पूछा गया है, पुरस्कर्ता कौन है भाई? कबीर है। और किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भाई कौन बना, देखते हैं कौन बना था। रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या कमाल? तो भाई धर्मदास बने थे। ठीक है, कबीर के पश्चात कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी धर्मदास बने। और जो धर्मदास है, कबीर के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो धर्मदास है, जाति के बनिया तथा धन धान्य से संपन्न परिवार से संबंधित थे। और इन्होंने अपना संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। और जो कमाल है, ये कबीर के पुत्र थे भाई। आगे है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने माना है? तो किसने माना है? सिंह सिंह सेंगर ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, लक्ष्मी सागर वार्षण ने जी ने। तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है भाई। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई, जो भी पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक है, इनको हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना है। ठीक है, आगे है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म कब माना जाता है? कबीर का जन्म बताना पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455 या विक्रम संवत 1557 भाई। तो बी आंसर अपना सही रहेगा, विक्रम संवत 1456 भाई। सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध है? तो कौन सा है भाई? पंचम है, अष्टम है, प्रथम है या दसम है? तो भाई दसम स्कंध है इसका मूलाधार। ठीक है, दी आंसर बिल्कुल सही है। सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूल आधार श्रीमद् भागवत का दसम स्कंध है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी की रचनाएं हैं। एक और भागवत महापुराण का जो दसम स्कंध है, इसमें सूरदास के सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है भाई ये। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार, अलंकार बताना हमें कौन सा है? सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। तो इसमें कौन सा अलंकार है भाई? ठीक है, एक ही शब्द बार बार आया है। ठीक है, और हर बार क्या है, इसका अर्थ अलग है। तो सलेस, रूपक है, यमक है या उपमा? तो इसमें यमक अलंकार रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। आगे है, निम्नलिखित में किसे संत कवि नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता भी संत कवि? कबीरदास को, रैदास को, मलुकदास को, ईश्वर को? तो भाई जो ईश्वर दास है, इनको संत कवि नहीं माना जाता। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। भक्ति काल के सगुण काव्यधारी, ठीक है, राम भक्त कवि है ईश्वर दास। ठीक है, संत कवि उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा से संबंधित है। ठीक है, संत कवि के अंतर्गत रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक देव, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास आदि आते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं, वो बतानी है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। ठीक है, तो भाई संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है भाई। और तीनों की तीनों प्रवृत्ति संत काव्य की है। ए आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त? तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाई आदिकाल।
अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो किसने कहा भी रीतिकाल को अलंकृत काल? श्री कृष्णलाल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, परशुराम चतुर्वेदी ने या मिश्र बंधु ने? तो जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो हम देख लेते हैं रीतिकाल का नाम जो है ये किस किसने क्या क्या दिया है। ठीक है, रीतिकाल का नाम और उसके प्रस्तोता हम देख लेते हैं। रीति काव्य, रीतिकाल को किसने कहा है? तो किसने कहा भाई रीति काव्य रीतिकाल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है भाई। ठीक है, और जो अलंकृत काल है ये तो आपको पता चल गया, मिश्र बंधु ने कहा है। रीति काल, रीतिकाल को किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है रीतिकाल को? ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कलाकाल किसने कहा है रीतिकाल को? तो किसने कहा भी? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है, रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ठीक है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है ये आपको बताना है। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य? तो वल्लभाचार्य रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। जो शंकराचार्य है, ठीक है, इनके दर्शन का क्या नाम है? इनके दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य के दर्शन का क्या नाम है? तो द्वैताद्वैतवाद भाई। और मध्वाचार्य के दर्शन का क्या नाम है? द्वैतवाद। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो किस कवि को किया गया? स्वयंभू को, विद्यापति को, चंद्रवरदाई को, जगन्नाथ को? जो विद्यापति जी हैं, ठीक है, ये आदिकाल के कवि हैं और इनको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। बी आंसर बिल्कुल सही है। और जो विद्यापति है तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे और विद्यापति जो थे शैव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका? तो ये कथन किसका है भाई? तो किसका कथन रहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, मिश्र बंधु का, राहुल सांस्कृत्यायन का? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती, ये कथन किसका? काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई और काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर गोविंद गुप्त या डॉक्टर हजारी प्रसाद? तो अभी जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इन्होंने कबीर के विषय में ये कथन कहा और कबीर को भी भाषा का डिक्टेटर भी इन्होंने ही कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। क्या कहा है? कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सद्दुकड़ी भाषा कहा है। और श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और बच्चन सिंह ने, ठीक है, कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहा है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? कबीर की भाषा को ना, कबीर के विषय में क्या कहा है भाई? जो कबीर है वाणी के डिक्टेटर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? जो अमीर खुसरो इनका मूल नाम क्या था? तो क्या था? अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद या अबुल हसन? तो अबुल हसन था भाई अमीर खुसरो का मूल नाम। डी आंसर बिल्कुल सही है। और जो अमीर खुसरो है ये आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिकवारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुकने, गजल आदि भी। अगला क्वेश्चन है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? तो किसे माना है भाई? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक? तो भिखारी दास, मतीराम, चिंतामणि या केशवदास? तो भाई चिंतामणि को, ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, और ये सभी के सभी रीति काल से ही संबंधित हैं कवि। आगे है दुर्गा सप्तशती या चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? गोविंद सिंह ने, अंगद देव ने, अमरदास ने या
गुरु नानक देव ने, तो गोविंद सिंह ने अनुवाद किया है। ठीक है। और जो गुरु नानक जी है सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं, और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है। जप्पू जी भाई काफी महत्वपूर्ण है। आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है गुरु नानक जी की भी। और जो गुरु नानक जी की जप्पू जी रचना है, जप्पू जी, इसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है। इसका विषय क्या है भाई, तो इस रचना में क्या है, नानक दर्शन का, ठीक है, सार तत्व विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? काल विभाजन करने वाले पूछा है। ठीक है, तो कौन है? पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन जी है। और ग्रियर्सन जी ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। कैसा किया है? प्रवृत्तिगत किया है भाई काल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही? किस कवि की पंक्तियां? ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भाई। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है स्रोत स्मृति, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। आगे है, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो किस कांड में किया है भाई? उत्तरकांड में, लंका कांड में, सुंदरकांड में, बाल कांड में? ठीक है, तो भाई उत्तरकांड में। ठीक है, ये आंसर सही है। जो तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। ठीक है, जो रामचरित मानस के उत्तरकांड में भी कलि काल का वर्णन हुआ है भाई। और कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, जो कवितावली रचना है ये ब्रज भाषा में रचित है। और इसके उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में फैली महामारी का भी वर्णन किया गया, भी आपको ध्यान रखना है कवितावली में भी। ठीक है, और उत्तरकांड में ही किया गया है। ठीक है, काशी में फैली महामारी का वर्णन हुआ है। आगे है, कथन बताना है किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का, दीनदयाल गुप्त का है, डॉक्टर नगेंद्र झा का है? तो ये कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ठीक है, कृष्णाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषता का ये वन करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन कहा है। मेरी काफी महत्वपूर्ण कथन है। आगे है, भरतीय होए न राज मध्य, विधि हरिहर पद पाए, कभुक काजी सिकरननी, सीर सिंधु विल गाय? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? विनोक्ति, दृष्टांत, उपमा या रूपक? तो इस दोहे में भी दृष्टांत अलंकार रहेगा भाई। बी आंसर बिल्कुल सही है। और दृष्टांत अलंकार होता क्या है? जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? नहीं है पूछा है, श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। कौन सा ऐसा संप्रदाय है? तो वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है? तो भाई जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था भाई। और इस संप्रदाय में जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है भाई, न कि श्री कृष्ण का। और इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। जो हित हरिवंश है इनकी रचनाएं हैं हित 84, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हित हरिवंश जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है,
हे पुरुष, सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है। क्या भी, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है। यमक है, रूपक है, अनुप्रास है या विभावना अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार रहेगा। रूपक अलंकार होता कहाँ है, जहाँ उप में उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार होता है भाई। ठीक है, जो पुरुष है इस पे सिंह का क्या हो गया, आरोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आगे है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था। तो कितने, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन या 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। और कब की थी, रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई थी। और इस संबंध में तुलसीदास जी का कथन है, संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धरि सीसा। काफी बार पूछा गया कथन है ये भी। आगे है क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार है। जो राम की शक्ति पूजा है, ठीक है, निराला जी की, इनमें किन 2 कविताओं का सार तत्व है ये आपको बताना है। तो किन 2, वनवेला और वह तोड़ती पत्थर सरोज स्मृति, तुलसीदास और सरोज स्मृति, सरोज स्मृति और वनवेला, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। राम की शक्ति पूजा, ठीक है, में भी तुलसीदास और सरोज स्मृति का, ठीक है, तत्व विद्यमान है भाई। ठीक है, 7 तत्व विद्यमान है। और राम की शक्ति पूजा क्या है, एक लंबी कविता है। ठीक है, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और जो एक कविता है राम की शक्ति पूजा, इस पर बांग्ला के कृतिवास, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, कृतिवास रामायण का प्रभाव पड़ा है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, रस बताना है। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है। तो श्रृंगार है, करुण है, वीर है या शांत है। तो इसमें वीर रस रहेगा। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, ठीक है, इसमें क्या है, श्रृंगार रस है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो श्रृंगार रस है इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार भी। ठीक है, और श्रृंगार रस को ही रस राज की संज्ञा भी दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युगम हैं। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया वक्ता श्रोता के कितने युगम है, 3 है, 2 है, 4 है या 5 है। तो भाई 4 है भाई, वक्ता और श्रोता के युगम कितने हैं, 4 युगम है वक्ता और श्रोता के। कौन कौन से हैं, ठीक है, वक्ता और यहाँ पे श्रोता लिख रही हूं मैं। तो देखते हैं, पहले है शिव, ठीक है, शिव वक्ता है, पार्वती श्रोता है, काक भूषणी वक्ता है और गरुड़ श्रोता, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य श्रोता वक्ता है और भारद्वाज क्या है, श्रोता है। फिर है तुलसीदास, तो वक्ता है और जो संत समाज है ये श्रोता है। तो ये 4 युग में भी रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचयिता का क्या नाम है। जो राग गोविंद है इसके रचयिता का क्या नाम है, सूरदास, नंदास, रेदास या मीराबाई। तो मीराबाई रहेगी राग गोविंद की रचयिता भी। और मीराबाई जो है कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवित्री मानी जाती है और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऐसे नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामा नुरूषण, मीरा की गरबेली, रुक्मणी मंगल आदि। आगे है, किस कवि की गणना अष्टशाप के कवियों में नहीं की जाती। जो अष्टशाप के कवि नहीं है वो बताना है, कुम्भन दास, नरोत्तम दास, परमानंद दास या कृष्ण दास। जो नरोत्तम दास है ये अष्टशाप के कवियों में शामिल नहीं है भाई। ठीक है, अष्टशाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी, 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य को शिष्यों को लेकर थे। ठीक है, तो वे शिष्य कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। कुंभन दास तो यहाँ पे हो गए, फिर है सूरदास, फिर परमानंद दास,
फिर कृष्णदास, फिर गोविंदास, ठीक है, छीत स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास। तो ये 8 शिष्य थे वे अठशाप के। आगे है भरमर गीत में भरमर का प्रतीक कौन है? जो भरमर गीत है इसमें भरमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर है, श्री दामा है, उद्धव है या बलराम है? तो उद्धव जो है ये भरमर के प्रतीक के रूप में है भाई। और हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन किसने किया है? सूरदास ने ही किया है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहा जाता है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। उपालम काव्य भी कहा जाता है भ्रमर गीत को, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है अठशाप के कवियों में पिता और पुत्र कौन थे? तो कौन थे भाई पिता और पुत्र? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्बुद्ध दास, सूरदास, नंददास या परमानंद दास या कृष्ण दास? तो कुंभन दास और चतुर्बुद्ध दास, इनमें पिता और पुत्र का संबंध था और ये दोनों के दोनों अठशाप के कवि थे भी, ठीक है। अठशाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था जो सन 1565 ईस्वी में आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अठशाप की स्थापना की थी भाई। तो इसी के साथ भाई प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।